दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज सीरीज जो चल रही है उसका ये 11वां भाग है, 11वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने 10 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। ठीक है, आप इससे अपना जो क्या बोलते हैं, आप सेल्फ सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर और किस दिशा में जा रही है। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनका जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, और उसके साथ जो कुछ आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग उसमें एक्स्ट्रा जो जानकारी दे रहा हूँ, उसके नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाकर उसको रिवाइज कीजिए, तभी आपका तैयार होगा। कोई भी परीक्षा होगी, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो लेखपाल से वीडियो से लेकर के और आईएएस पीसीएस तक की, ये स्ट्रेटजी हर जगह काम आती है। ठीक है, कि आप जो चीज़ आपको नहीं आता है उसका नोट्स बनाइए और आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो आता है उसका नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो नहीं आता है या जो एडिशनल आपको जानकारी मिली उसको आप ज़रूर नोट्स बनाइए और लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी हालत में आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़िए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो, लेकिन आप जो है अपनी पढ़ाई और अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलिए। ठीक है, और जितना हो सके उतना आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा इससे आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, तो सही है कथन। ठीक है, अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो कब पारित किया था ये? ठीक है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद से पारित किया गया था, तो ये 1975, इसमें 76 होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये गलत टाइपिंग हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 1976 में पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष। ये मतलब ऐसा फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स याद रखिएगा, यूपीपीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इग्नाइटेड माइंड्स, तो ये हमारे जो मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है, पूर्व अपने राष्ट्रपति, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक, याद रखिएगा आप इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? इसमें से चुनना है आपको, चैत्य और बिहार में। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर देख के, मतलब आंसर टिक कर दीजिए, और आप फिर लास्ट में जब मतलब आप मेरे आंसर से टैली कर लीजिए आपका कितना सही हो रहा है, तो कमेंट कीजिएगा उस आप। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा आपका, आपको पता चलेगा, तो आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, निम्नांकित कथनों का विचार करें तथा चैत्य और बिहार में क्या अंतर है स्पष्ट करें। तो देखिए, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य जो है ये पूजा स्थल है, ये बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। तो इसमें क्या है, ये चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, और जबकि बिहार जो है वो निवास स्थान। तो याद रखिएगा, बिहार निवास स्थान होता है इनका, तो इसका आंसर ये हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, बोल रहा है कि चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई, तो सही है, धीमी पड़ गई क्योंकि उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। ठीक है, याद होगा आपको, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी उसने। कारण बोल रहा है कि क्योंकि, तो ऐसे प्रश्नों में क्योंकि जरूर लगा लिया करिए। चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ी क्योंकि एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण प्रजनन दर में कमी आई, तो सही बात है, ये इसका रीज़न भी है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है,
अभी आपको याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले, ये करंट की ही न्यूज़ है, ठीक है, 2021 में इससे चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एज्ड पर्सन है उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो अभी वो 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है। उसके पहले शायद 2000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा सही कमेंट करके, शायद 2016 में उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी किया था, ठीक है, कि 2 बच्चे पैदा करेंगे सब, ठीक है, सभी पैदा कर सकते हैं। और अभी जो है वो 3 बच्चों का उसने पॉलिसी लेके आया है कि 3 बच्चे, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया हो, तो याद रखिएगा ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा इसका, ये ए होगा, बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि के लिए, इसका कारण कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड है, वो अम्ल वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो आगे देखते हैं सूची कहाँ पर है। ये देखिए सूची, सूची में क्या है आपको, ये जो ये स्टील प्लांट हैं और उनके जगह ये देख लीजिए आप। तो आप अपना टैली कर लीजिए आंसर, ये हटा देते हैं इसको अभी। देखिए भिलाई आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बोकारो, राउरकेला, ये दुर्गापुर, ये सब अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग जाएगा। राउरकेला आपको पता है कि उड़ीसा में है, ठीक है। डी का 3, आप जैसे ही डी का 3 लगाएंगे इसमें, आप देखिए डी का 3 कहाँ पर है, एक ही में है डी का 3, ठीक है। तो आपका जैसे ही एक ऑप्शन आपको पकड़ में आ गया अगर, तो आपका आंसर वो सही हो गया, बी इसमें पकड़ में आ गया, वही होगा। इसके बाद इस तरीके के प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें सभी प्रश्नों सभी को देखने की जरूरत नहीं है, एक आप पकड़ लीजिए कोई सा भी एक ऑप्शन, फिर देखिए उसको कि वो एक ही में दिख रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे उसके बाद आपको अगर कुछ भी ना पता हो तो भी आपका सही हो जाएगा। देखिए फिर भी देख लीजिए। तो बी बी में, अब इसमें देखिए भिलाई, दुर्गापुर कहाँ है, वो पश्चिम बंगाल में है, सी का 4। तो देखिए सी का 4 भी अगर आपको पता है तो भी एक ही में है वो सी का 4, तो वो भी पता आपको चल जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से पता कर लीजिए आप, आपको ज़्यादा उसमें जूझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो या आप ऐसे इसको लगा लीजिए, राउरकेला उड़ीसा, ठीक है, एक मिनट, राउरकेला उड़ीसा में, और आप देखिए दुर्गापुर इधर पश्चिम बंगाल में, बोकारो ये आपका इसमें आ गया झारखंड में, और छत्तीसगढ़ ये भिलाई, ठीक। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को ऐसे ही हल किया करिए, समय भी आपका बचेगा, ठीक है, विद इन सेकेंड्स आपका काम हो जाएगा, 5-7 सेकेंड में आपको आसानी से आपका उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी 2 ऑप्शन भी देखने पड़ सकते हैं, और कभी कभी ज़्यादा ही घुमा देता है तो 3 ऑप्शन भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम होता है कि 1 या 2 में आपका काम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, आप इसमें आपको देखना है। ये कब आई थी, ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। तो ये आई तो थी शुरुआत में 1952 में आई थी, लेकिन उसके बाद फिर अमेंडमेंट भी हुए इसमें, ठीक है, 1980 में भी आई, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ प्रावधान किए गए। तो मेन चीज़ देखिए इसमें क्या था, जो ये नीति आई हुई है इसमें पारिस्थितिकी संतुलन बोल रहा है कि को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, तो सामाजिक वानिकी थी इसमें, सही है, ठीक है। देश की कुल भूमि पर का 1/3 वन आच्छादित करना, ठीक है, ये इसमें नहीं था, ये नेक्स्ट वाले जो उसमें आया था ना 1980 में, जब इसका अमेंडमेंट उसमें आया था तो ये उसमें था ये, ठीक है, जो 1980 में आई थी ये वन नीति। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, तो ये भी था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका ये 1 और 4, ठीक, सॉरी 2 ये देखिए कौन सा होगा इसमें, 2, एक तो 2 होगा और 4 होगा, तो 2 और 4 देखिए इसमें कहीं ऑप्शन दिया नहीं है ये 2 और 4। तो आप इसको ये मान के चलिए कि इसमें वैसे तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तो 1, 3, इसका 1, 2, 4 ऑप्शन होना चाहिए, तीसरा छोड़ के, क्योंकि ये बाद में आया था, ये 1980 वाले वन नीति में आया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। देखिए इसमें पारिस्थितिकी, इसमें जो है ना ये प्रश्न, देखिए थोड़ा सा इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो माफ़ कीजिएगा, मैंने ये आपको बता दिया, ये भी ये राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य। तो अब इसमें चूंकि मेंशन तो है नहीं कि 52 का है या 1988, तो दूसरा जो मैं 1980 मैंने बोला था, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। 1988 में इसका संशोधित आया था नया रूप, तो उसमें
और ये वाली जो 1952 में, ये सभी मतलब इसमें सभी हैं ये, ठीक है। तो आप इसमें आप ये मान के चलिएगा, इसका ये सभी कर लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन मान के चलिए इसको, मतलब इसको काट के यहाँ पे सभी कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी है ना, तो इसको सभी को याद रखिएगा आप, ठीक है। आप बताइएगा ये सामाजिक वानिकी जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में, आप ये प्रश्न बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में इसको ये मुख्य अंग बन गया था, ये किस पंचवर्षीय योजना में बना था, याद रखिएगा इसको, बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट करके आप लोग, ठीक है। दोनों तरफ से कमेंट, मतलब आप भी कमेंट करेंगे हम भी बताएंगे तो अच्छा है, वो अच्छा लगता है, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित गोकुल मिशन का उद्देश्य तो अधिक दूध उपज करने वाली गायों के नस्लों का विकास करना, ठीक है। ये अभी हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पॉक्सो, ठीक है। तो पॉक्सो से आपको समझ में आ गया होगा, POCOSO करके ये आप लगेगा ये कौन सा कानून है। तो ये पॉक्सो है, ये आप बच्चों से संबंधित है, ठीक है, ये आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का तटवर्ती जिला है, तटवर्ती जिला कौन सा है इसमें से, तो कोल्लम है जो तटवर्ती है, बाकी सब थोड़ा इधर उधर है लेकिन ये है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, तो देखिए बाकी सब तो हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अरावली है ये नहीं है, ये तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, ठीक, याद रखिएगा इसको, तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेक्कन जो प्लेटू है उसके उत्तर पूर्व में कौन सी ये प्लेटू है, तो देखिए जो डेक्कन प्लेटू है, अब मान लो आप ये भारत का नक्शा हो गया ये, ठीक है। तो आप डेक्कन प्लेटू, ये बीच वाला पार्ट है ये पूरा, ठीक है, इधर से जो पार्ट आता है, ये पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व में यानी इस तरफ, तो इस तरफ कौन सा है, ये नागपुर का छोटा नागपुर पठार ये यहाँ पे है, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू है, याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक, इसका आंसर हो गया ए, याद रखिएगा इसको, है। मैपिंग से क्वेश्चन बहुत पूछता है, UP PCS और जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मैपिंग से क्वेश्चन बहुत पूछता है, 3-4 प्रश्न, 2-3 प्रश्न तो मतलब पूछेता ही है वो मैपिंग में आपको, या तो उत्तर से पूर्व दे देगा, दक्षिण से पश्चिम दे देगा, ऐसे मतलब कहीं ना कहीं से दे देगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी प्रकार से वो सेट करने के लिए दे देगा आपको। तो मैपिंग जरूर देखिएगा, मैप बना के जितने भी मेन मेन चीज़ें हैं वो बताऊंगा, मैं एक वीडियो वो भी लेकर आऊँगा। कश्मीर घाटी किस रूप में अवस्थित है, तो ये प्लेटों के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये इनके बीच में है ये 10 डिग्री चैनल, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रसिया में, ठीक है। संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ पर है, तो ये अब देखिए यहाँ पे चेरापूंजी और मासिन राम दोनों दे दिया है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था लेकिन अभी मासिन राम है, ठीक है। चेरापूंजी से ज़्यादा दूर नहीं है ये, थोड़े ही दूर पे है। तो मासिन राम वहाँ से करीब बहुत दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, तो शिफ्ट हुआ है ये। तो आप याद रखिएगा, अभी क्या है, अभी जो आर्द्रतम प्लेस है वो है मासिन राम, ठीक। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों में से विचार कीजिए, इसको देखना है कि कौन सा जो है उत्तर से, अब देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछता है वो, इसमें पूछा है कि उत्तर से दक्षिण इन नगरों का जो क्रम है वो आप सही ऑप्शन बताइए इसमें से, ठीक है। तो उत्तर से पश्चिम देख लीजिए आप कौन सा पड़ेगा आपको, सबसे पहला सबसे ऊपर ये पड़ेगा, ठीक है, पहले, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला आ जाएगा सिंधुदुर्ग, ठीक। फिर उसके बाद आपका ये आएगा कन्नूर, ठीक है, फिर नागरकोइल सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी होगा, आप इसको देख लीजिएगा, मैप पे देख लीजिएगा आप कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इंडिया का मैप निकालिएगा और उस पर इन जगहों को सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका ये भी है, जैसे कोई प्लेस आपको समझ में आया, कहीं पढ़ रहे हैं, आपको वो नाम वो जगह आपको आपके सामने आई, तो उसको ज़रूर देखिए एक बार कि कहाँ पर है, उसकी अवस्थिति ज़रूर देखिए, उससे क्या है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। चलिए ये देखिए मैचिंग, इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो आप कीवर्ड्स को जरूर ध्यान दीजिए, पकड़ा करिए उसको, नहीं पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा प्रश्न, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए अनसन क्या है, लोहा इस्पात, ये सही है, ठीक है। ये अनसन कहाँ है, ये वैसे चीन में, ठीक है, चीन में वुहान और अनसन ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। ये डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, ठीक है, USA में है।
ये चेल्याबिंस्क ये कहाँ पे है? ये है रसिया में, ठीक है। कहाँ पे? रसिया में। तो ये रसिया में है, लेकिन ये पोत निर्माण के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये किसके लिए है फेमस? ये यहाँ पर टैंक्स और ये एम्यूनिशन वगैरह, मतलब आर्मी से रिलेटेड, ये जो भी युद्ध से रिलेटेड टैंक्स और ये सब एम्यूनिशन वगैरह का निर्माण होता है। तो यही जो आपका इस प्रश्न का जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। और मिलान, मिलान कहाँ है? इटली में, ठीक है, इटली में। तो याद रखिएगा मिलान को इटली, तो इटली में। ये जगह भी याद रखिए, कई बार मैचिंग में आ जाता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है, सही है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा। तो मैंने बता दिया, ये जो जगह बताई मैंने उसको भी नोट करके रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, सीमा बनाता है, सॉरी। तो देखिए इसमें आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर तो बनाता ही है, ठीक है, पंजाब भी बनाता है, ठीक है, राजस्थान से भी लगती है सीमा, गुजरात से भी लगती है। तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, इससे ये बॉर्डर शेयर करता है। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, NSD, यानी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीन आपके ये नहीं ये, ठीक है। तो इसमें फिनलैंड नहीं आता है, ठीक है, फिनलैंड इसमें नहीं आता। इसका आंसर ये होगा जो इस समूह में नहीं है, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में। तो NSD याद रखिएगा इसको, ठीक है। अभी एक नॉर्डिक कंट्री भी होती है, उसको याद रखिएगा आप। नॉर्डिक कंट्री में ये चारों हैं, प्लस एक और इसमें आता है आइसलैंड, वो भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। तो इस ये सब याद रख करिए आप, ट्रिक्स वगैरह जो भी है, इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछता है घुमा घुमा के, ठीक है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है, तो कल्पक्कम क्या है? ये परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण ये फेमस है, यानी कि यहाँ पे परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र है, ये यहाँ पे है अवेलेबल। तो देखिए कई जो फेमस फेमस जगहों पर है, 4-5 जगहों पर ही है, जैसे यूपी में नरोरा में है, ठीक है, काकरापारा गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, तारापुर में है, राजस्थान में भी है, ठीक है। तो ये इन इन सब जगहों को याद रखिए आप, कहाँ कहाँ है, एक इंडिया के मैप में इनको बना के लिख लिया करिए। जैसे ये सब आया तो आप एक मैप उठाइए, उसमें इन जगहों को मार्क कर लीजिए कि यहाँ यहाँ पर ये हैं, क्योंकि ये आपको कई बार पूछे जाते हैं। इनका आपको उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा कि कौन से कहाँ कहाँ पर हैं, तो इस तरीके से घुमा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसको आप मैपिंग में अपना कर लीजिए मैप उसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो बागानी कृषि के अंतर्गत देखिए चाय, रबड़, नारियल और कहवा, ये सब जो फसलें हैं ये बागानी में आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है, ठीक है, बादलों का निर्माण किया जाता है और कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस तरीके से प्रश्न मैं आपको लाता रहूँगा, ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसके पहले वाले सीरीज़ में भी जो वीडियोज़ बनाए हैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उनको आप देख के नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है, उसको रिवाइज़ करिए। जो नहीं आता है उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए, या जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको भी आप लिख कर नोट्स बनाकर रिवाइज़ कीजिए, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।